हमने तो अभी गया था अयोध्या में, तो बताएंगे अयोध्या के लोग तमाम लोग बातचीत कर रहे हैं कि इस बार भैया 400 पार हैं। 400 पार, जैसे आपने सुना होगा कि 400 पार 400 पार, कुर्सी बेचने वाला कहता है 150 में चला जाता है दे करके, वही होगा 400 पार 150 पे इस बार इंडिया गठबंधन परिवर्तन कर देगा। अरे पूरा परिवर्तन है भैया। आप पत्रकार हैं, मीडिया में होता है, आप घूम रहे हैं, नहीं देख रहे हैं हमसे ज़्यादा, तो आप जान रहे हैं, आप तो सभी जगह जा रहे हैं। आपके अंदर से बोल रहा है कि इस बार जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, आपका दिल कह रहा है। वादियों ने नारा लगाया है कि शिक्षा पर उन्होंने नारा लगाया है कि शिक्षा में जो बजट बने, बजट का 10वां हिस्सा हो, शिक्षा में जो बजट बने, बजट का 10वां हिस्सा हो, जो बजट का 10वां हिस्सा हो, जो सरकार शिक्षा दे न सकी वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। दूसरी तरफ उद्योग मंत्री को नहीं बुला के उद्योग मान लिया जा रहा है कि नौजवानों को यहाँ जो रिक्शा चला रहे हैं, बीए करके ई रिक्शा चला रहे हैं, टर करके ई रिक्शा चला रहे हैं, उनके लिए नहीं सोचा जा रहा है, केवल अपने लिए, केवल अपने लिए, पति पत्नी के लिए, अब पत्नी पति के लिए सोच रहा है, उसके अलावा वो उद्योग कहीं नहीं आ रहा है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का विलेज दुनियादारी न्यूज में स्वागत है। मित्रों, आज हम मिर्ज़ापुर के जनपद में हैं और मिर्ज़ापुर के जनपद में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे हैं। तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता, और अभी डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद जो कि भदोही के सांसद थे, अब समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं और यहाँ के मिर्ज़ापुर के प्रत्याशी के रूप में हैं और इंडिया गठबंधन के तहत हैं और समाजवादी पार्टी के यहाँ से प्रत्याशी हैं। तमाम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे और इनकी क्या मंशा थी। इसके पहले डॉक्टर राजेंद्र यश बिंद का बहुत तेज़ों से महीने तक प्रचार प्रसार चला, उनका सीट कट गया। इन विषयों पे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है और सभी दर्शकों को प्रणाम और धन्यवाद भी करना चाहते हैं आपको कि जो आप ये मुहिम को चलाने के लिए हम लोगों को जोड़े हैं, इस मीडिया के माध्यम से लोगों को रूबरू होऊंगा मैं। सर, अभी तो डॉक्टर कह रहे हैं कि राजेंद्र यश बिंद थे और लोकसभा का बहुत प्रचार मिर्ज़ापुर के जनपद में हर जगह से लोगों से मुलाकात की है। अभी 2-3 दिन पहले डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद को यहाँ का प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के रूप में बनाया गया, इसका क्या उद्देश्य रहा है? देखिए, रमेश बिंद जी यहाँ के मझवा के लोकल प्रत्याशी रहे हैं और लोकल बनाम बाहरी करने के लिए, और लोकल यहाँ के लोग मान रहे थे कि यहाँ के लोकल कोई प्रत्याशी हो जो यहाँ की जनता की बातों को सुने और उसकी काम किया जाए, जनता का ज़मीनी हकीकत बदली जाए। इसलिए यहाँ लोकल प्रत्याशी के रूप में रमेश बिंद से अच्छा प्रत्याशी था किसी में समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए प्रत्याशी हमने रमेश बिंद को समाजवादी पार्टी ने उतारा है। ऐसे तो पार्टियाँ, हर एक दल ऐसा है, भाजपा जैसे है कि यहाँ से उठाकर भदोही में भेजा था डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद को। यदि ऐसा ही किया तो भदोही से भेज के मिर्ज़ापुर में भेजा गया, तो क्या इसमें गड़बड़ी था? देखिए, बीजेपी ने भदोही मिर्ज़ापुर के प्रत्याशी को भदोही में उतारा था, वो उनका सोच रहा होगा, जो भी विचार रहेगा, लेकिन यहाँ समाजवादी पार्टी ने एक पीडीए गठबंधन को उतारा है और उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो अनुच्छेद 15 और 16 ख में जो दिया गया आरक्षण, उस मुद्दे के लिए वो बात करना चाहते हैं। और समाजवादी चाहता है कि जो आरक्षण जो है संविधान में लिखा गया है, बाबा साहब ने लिखा है कि जातिगत आरक्षण होना चाहिए, जबकि यहाँ पर इकोनॉमी की दृष्टि से आरक्षण नहीं होनी चाहिए। उस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी मुखर रूप से बोलना चाहती है और उतरना चाहती है। जहां दूसरी तरफ 370 का जो बात है, 370 ख हटाने के बाद आपने दुष्प्रचार किया, 370 हट गया। आपने सिर्फ अपने चंद मित्रों को वहां ज़मीन खरीदने की अलाउ करने के लिए, अडानी और अंबानी के लिए, उस बात को में कोई गुरेज नहीं है, अडानी और अंबानी को ज़मीन देने के लिए कश्मीर में, इसलिए आपने 370 ख को हटाया, 370 क को नहीं हटाया है। 370 ख और क की बात, यहाँ पे राजनीति की हम चर्चा करना चाहेंगे बहुत सारे। अच्छा, आप लोगों का चुनाव का मुद्दा क्या है? हमारे चुनाव का मुद्दा है युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए ताकि आत्मनिर्भर हो सके लोग, और उससे परिवार का जो सृजन हो सकता है, वो युवाओं को अगर रोजगार मिलेगा तो अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर पाएगा। 2 करोड़ बीजेपी कहती है कि 2 करोड़ युवाओं को हम रोजगार दे रहे हैं और बहुत सारे विकास के कार्यों को गिना रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ियां चली, हर गाँव को ये बताने का उद्देश्य था कि हम 2050 तक पूरा विकसित भारत बना देंगे। देखिए, जो उनके जो उन्होंने चुनाव के जस्ट बाद, 19 के चुनाव के जस्ट बाद कहा, ये चुनावी जुमले हैं, ये झूठ बोलना जानते हैं और ये झूठ ही बोलते हैं। 2014 से लगातार ये झूठ बोलते चले आए। अब 2024 का जो समय आया है, जनता इस बात को जान गई है कि ये नौकरियां नहीं देना चाहते। ये अपने चंद्र मित्रों को जो 3 काले कानून कृषि के लिए लाए थे, उस मुद्दे पर किसान भी मुखर रूप से आज इनके विपक्ष में उतर गई है। आपने 3 चरणों का चुनाव देखा, आज चौथे चरण का जो चुनाव है उसमें आपने देखा कि धीरे धीरे उत्तर प्रदेश से नहीं, पूरे हिंदुस्तान की पटल से बीजेपी खत्म होते चली जा रही है। जैसा कि यहाँ से मिर्ज़ापुर के जनपद में 3 बार सांसद कोई नहीं बन पाया है, क्या
अनुप्रिया पटेल तीसरी बार बनेंगी कि रमेश बिंद को उतार के उनका तीसरी बार का सपना जो सांसद बनने का उसको रोक पाएंगे आप सभी? इस बार जरूर, इस बार जो है सांसद जो है रमेश बिंद जी यहाँ के सांसद बनेंगे और अनुप्रिया पटेल जी वापस लौट जाएंगी, जो कि कथनी और करनी में जो फर्क जो है, इस बात का पहचान मिर्ज़ापुर की जनता इस बार जरूर देगी और उन्हें बाहर करने का काम करेगी। तमाम उनके पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने बताते हैं कि मिर्ज़ापुर को एकदम विकसित कर दिया, बहुत सारी कंपनियां, इंडियन टर्मिनल ऑयल खोल दिया, मेगावाट में 75 मेगावाट का दादर कला में खोल दिया, बहुत सारे ऐसे काम कराए हैं विकास। देखिए क्या है कि जो बिजली की व्यवस्था है, समाजवादी सरकार में जो बिजली लगी प्लांट, उसके अलावा उत्तर प्रदेश में कहीं बिजली व्यवस्था नहीं की गई थी। और जहां दूसरी बात किसानों के मुद्दों की बात किया जाए तो विकसित, देखिए हम लोग किसान प्रधान देश के लोग रहने वाले हैं, जहां पर हम लोग के देश का जो सृजन होता है किसानों से होती है। और ये नारे लगाए गए, जय किसान, जय जवान और जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लगाए थे। और ये जो नारे जो लगाए गए थे सभी को आपने देखा, लेकिन किसानों के मुद्दों पर अगर बात किया जाए तो किसी नहर की बता दे बीजेपी के लोग, किसी नहरों की बात कर लीजिए, या किसानों के बाद एमएसपी की बात कर लें, या किसानों का भी जो गेहूं निकला है उस पर एमएसपी पर क्या आपने गारंटी कानून जो लगाया, क्या दिया? क्या ये 3 नए कानून जो ला रहे थे उसको वापस क्यों लिए आप? ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो जनता जानती है और वो जनता वोट की चोट से आज जवाब देने के लिए तैयार है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आप क्या कहना चाहेंगे सर? जो पूछना चाहेंगे। कहने का मतलब जो समाजवादी पार्टी का उद्देश्य क्या है 2024 में, क्या उद्देश्य है? देखिए, समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा उद्देश्य है बेरोजगारी ख़त्म करना, महंगाई ख़त्म करना, युवाओं को रोजगार देना, मेडिकल में जो है उनको दवाई फ्री, पढ़ाई फ्री। 5 लाख का आयुष्मान बीमा। अरे हम लोग इस बार जो होंगे तो 25 लाख का, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हमारे घोषणा पत्र में है कि 25 लाख की दवाई हम लोग मुफ्त देंगे गरीबों को। 30 लाख जो है केंद्र सरकार का जो केंद्र में जो वैकेंसी है खाली, उसको तुरंत भरा जाएगा। अरे अभी यूपीपी का वैकेंसी आया था, उसमें बड़ा लेवल पे धांधली हुआ और बताने के 1-2 नहीं, कई पेपर जो है लीक हो गया। इस बार सरकार भी लीक हो जाएगी, जैसे पेपर लीक हुआ ना, युवा उनको भी लीक कर दे। हमने तो अभी गया था अयोध्या में, तो बताएंगे अयोध्या के लोग, तमाम लोग बातचीत कर रहे हैं कि इस बार भैया 400 पार है। 400 पार, जैसे आपने सुना होगा कि 400 पार कुर्सी बेचने वाला कहता है 150 में चला जाता है दे करके, वही होगा 400 पार 150 पे इस बार इंडिया गठबंधन परिवर्तन कर देगा। अरे पूरा परिवर्तन है भैया। आप पत्रकार हैं, मीडिया में होता है, आप घूम रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, हमसे ज़्यादा तो आप जान रहे हैं, आप तो सभी जगह जा रहे हैं। आपके अंदर से बोल रहा है कि इस बार जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, आपका दिल कह रहा है। वो तो 5 किलो राशन पे। अरे राशन छोड़िए भैया, ठीक है, राशन ठीक है, नहीं राशन है, ठीक है, कमजोर बना रहा है। 80 करोड़ जो है लोगों को कहते हैं कि हम मकान नहीं, हम राशन दे रहे हैं। अब बताइए, हमारा देश इसी पे आ गया है, 80 करोड़ लोग जो है राशन पे आ गए हैं, तो देश विकास कहाँ किया? तो सोच तो उसी पे सिमटी हुई। अरे सोच सिमटी हुई है तो उसको हम लोग बदलेंगे ना। तो क्या बदलाव क्या करेंगे? अरे बदलाव यही लाएंगे कि लोगों को रोजगार देंगे तो राशन बंद करेंगे। राशन देंगे, लेकिन उनको अच्छा राशन, अच्छी क्वालिटी का राशन देंगे, पैकेट का आटा देंगे उनको, अच्छी क्वालिटी का देंगे। ये नहीं कि जो है युवाओं के लिए जो सपना तमाम युवाओं से अभी हमने डीएमआरसी का और डीएमआरसी का पेपर था, वो तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो बड़ा तकलीफ में थे। अरे भैया, अच्छा ये बताइए, आप ही हो, आपके घर के लोग एक कमाने वाला हो, आपके पिता खेती करते हो, खेती में उनका जो है आमदनी नहीं है, बच्चा इलाहाबाद पढ़ रहा है, पेपर लीक हो रहा है, 2000 रुपया महीना, 4000 रुपया में कितने दिन देंगे भैया? ये बता सकते हैं आप हमको? साल भर देंगे, 2 साल देंगे, 4 साल देंगे, उसके बाद जब थक जाएंगे कहेंगे भैया सरकार काम नहीं करे, बटवा तू चलावा घर है, कहूँ यही में करा। अब क्या करेंगे बताइए? तो युवा लगातार वो तो कहते हैं वैकेंसी आएंगी। अरे वैकेंसी आई तो नहीं, ठीक है, वैकेंसी आई, 2 करोड़ नौकरियाँ थी, वो कहाँ है भाई? जब 2 करोड़ नौकरी हर साल हुआ होता तो पकौड़ा तलने वाला भी तो रोजगार कर रहा है, वो तो कहते हैं। कौन रोजगार कर रहा है? पकौड़ा जो तल के बेच रहे अरे तो मैंने रोजगार कर रहा है तो रोजगार दिए। अरे रोजगार कर रहे हैं, ठीक है, तो यही पकौड़े बेचेंगे, नौकरी नहीं देंगे। नौकरी भाई पढ़ लिख के क्या करेंगे? पढ़ लिख अमित शाह के बेटे को कह दीजिए पकौड़ा तले, तो हम भी जान जाए कि हाँ रोजगार वो भी कर रहा है। बल्ला पकड़ने का जो है उसके पास जो है वो सहूर ही नहीं है, और बीसीसीआई का अध्यक्ष बन के बैठा है। इस बात का तकलीफ बहुत ज्यादा है। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? जिसको बल्ला पकड़ने तक का जो है। माननीय सांसद जो अनुप्रिया पटेल यहाँ हैं, उद्योग मंत्री हैं,
मैं आपसे माध्यम से पूछना चाहता हूँ, वो नौजवानों को मिर्ज़ापुर में कितना उद्योग दिए? उद्योग के नाम पे यहाँ पीतल उद्योग था, पीतल उद्योग था, उद्योग मंत्री रह के पीतल उद्योग को हत्या कर दी। आज उन लोग का व्यापार छीन लिया। टर्मिनल खोल दी, इतना कहाँ बड़ा, कहाँ है? बढ़िया हम खोल गए रहे थे हैं। ढूंढने, नहीं मिला था। अभी आज है। हाँ, अरे हम कह रहे गए थे ढूंढने, रोड मांग लिया जा रहा है मंत्रियों से कि ये रोड बनेगा, ये पुल बनेगा। उद्योग मंत्री को नहीं बुला के उद्योग मान लिया जा रहा है कि नौजवानों को यहाँ जो रिक्शा चला रहे हैं, बीए करके ई रिक्शा चला रहे हैं, टर करके ई रिक्शा चला रहे हैं, उनके लिए नहीं सोचा जा रहा है, केवल अपने लिए, केवल अपने लिए, पति पत्नी के लिए, अब पत्नी पति के लिए सोच रहा है, उसके अलावा वो उद्योग कहीं नहीं आ रहा है। इन लोग का उद्योग बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी यहाँ पे उद्योग लाएगी? क्यों नहीं लाएगी? मौका दीजिए, क्यों नहीं लाएगी? मौका तो देंगे तब ना लाएंगे। नगर पालिका में, नगर पालिका में 200 करोड़ लोगों को नौकरी देने का जुमला नहीं ना बोले, वो तो 2 करोड़ का जुमला नहीं ना बोले, ये तो 40 लाख कहे हैं, ये तो जुमला नहीं ना लगता है। और ये 70 साल में कहे कि कांग्रेस ने बेच दिया, ये तो 10 ही साल में ऐसा कर दिया तिगुना। कांग्रेस ने बताइए एक मिनट, बिजली का बिल कितना था 70 साल में? हुआ था 300 से 400, आज कितना है? 1100 हुआ है कि नहीं हुआ है? तो तिगुना एक ही एक नहीं किए। महंगाई बढ़ रही है तो इनके ही सरकार में बढ़ती है। कांग्रेस ने बेच दिया, ये सही कर रहे हैं। गैस बेच दिए, गैस तिगुना कर दिए, बिजली के बिल तिगुना कर दिए। महंगाई कहाँ रोजगार है? कहीं दिखाइए। गरीब अपने बच्चों को, देखिए प्राइवेटाइजेशन की बात जो आप कह रहे हैं, ठीक है, ये आप बताना चाहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन में अगर प्राइवेट में इतनी स्वतंत्रता होती तो ये गरीब अपने बच्चे को इसलिए पढ़ाता है कि हमारी गुजर तो किसी तरह कट जा रही है, लेकिन हमारा बच्चा पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा, डीएम बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा और देश का भविष्य संवारेगा, आर्मी बनेगा, देश का भविष्य संवारेगा। लेकिन यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो चाहती है गरीब गरीब से गरीब हो जाए और उनके जो चंद मित्र हैं वो अमीर से अमीर हो जाए, ताकि उनके जो बच्चे हैं आसानी से बड़े बड़े पदों पर चले जाएं। जैसे कि अभी भाई साहब ने कहा था, बीसीसीआई अध्यक्ष की बात करते हैं। और अगर एनसीआरबी का डाटा देखा जाए तो जो क्राइम रिपोर्ट भारत सरकार का रिपोर्ट है, सरकार में आप बैठे हुए हैं, आपका जो रिपोर्ट एनसीआरबी की देखा जाए, उत्तर प्रदेश क्राइम प्रदेश बन गई है। हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा क्राइम 2.7 जो टॉलरेंस की बात करते हैं, योगी कहते हैं कि भय मुक्त पूरा उत्तर प्रदेश हो गया। अभी करते हैं हम बनारस क्योटो शहर की बात कर रहे थे, मैं उसी शहर से रहने वाला हूँ। ये जो कृत करने वाले जो 3 आईटी सेल के उनके पदाधिकारी थे, वो वहाँ बलात्कार करने के बाद वहाँ से बीएचयू कैंपस से निकल जाते हैं और एमपी में प्रचार करते हैं और आप उसको पकड़ नहीं पाते हैं। आपके बुलडोजर वहाँ क्यों रुक गई? आपके सारे मंत्रियों के साथ, और यहाँ मिर्ज़ापुर के मंत्री जो हैं, जो वनप्रिया पटेल जो प्रत्याशी जो हैं, उनके साथ भी उनकी तस्वीर जो है वायरल है, सोशल मीडिया पर है, आप देख सकते हैं। और ये सीधे सीधे बता रही है कि ये भ्रष्टाचार जो बढ़ रही है, ये भ्रष्ट सरकार है। और ये भ्रष्ट सरकार जो है आसानी से भ्रष्टाचार को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रही है, ताकि रोजगार ख़त्म कर दिया जाए। रोजगार जैसे ख़त्म होगी, गरीब और गरीब होते चले जाएंगे और गेहूँ और आटा पर मलजूम हो जाएंगे, जिन्हें हम आसानी से वोट डलवा सकेंगे, वोट खरीद सकेंगे। और जो अयोध्या के सांसद जी बोल रहे थे कि यदि 400 के पार यदि लोकसभा में हमारी सीटें आ गई तो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इनको देखिए, एक लोकतंत्र है, यहाँ जनता तय करती सरकार किसकी बनेगी। यहाँ नेता नहीं तय करता है, यहाँ जनता तय करती है। इसी को कहते हैं लोकतंत्र। भारत का जो संविधान है, ये सबसे बड़ा संविधान है। मैं उस संविधान की बात करना चाहता हूँ कि संविधान की रक्षा कैसे होगी। आप जब 400 पार की बात करते हैं, लोकतंत्र क्या होता है? आप गणतंत्रता दिवस पर किसी को बाहर निकलने नहीं दिया जाता है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गण राज्य का मतलब क्या होता है? क्या आप गण का मतलब जानते हैं? तंत्र का मतलब जानते हैं? गण मतलब लोग होता है, तंत्र का मतलब लोगों का एक समुदाय होना चाहिए, और उस समुदाय झंडारोहण में जाता है। आप उनको रोक देते हैं। तो किसानों को निकलने के लिए आप कटिया लगा देते हैं रोड पर। ये कहाँ का न्याय है? आपको अगर काला झंडा कोई दिखाता है तो आप उसको जेल में बंद कर देते हैं। ये कहाँ का लोकतंत्र है? आप इस लोकतंत्र में, जो लोकतंत्र की खूबसूरती है, वहाँ पर सबको बोलने का अधिकार होना चाहिए। यहाँ देश में लोकतंत्र इसलिए कहा जाता है कि यहाँ के प्रधानमंत्री को भी मैं गाली दूंगा तो प्रधानमंत्री हमसे पूछे कि आप मुझे गाली क्यों दे रहे हैं? क्या आपके शहर में कोई कमी हो गई क्या? मेरे सरकार में ये राम राज की बात करते हैं। राम राज में जो राम जो थे, एक धोबी का सुना था, और धोबी का सुनने के बाद वो सीता माँ को छोड़ दिए। तो मैं वो पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी से कि आप कहते हैं रामराज आ गया, यहाँ पूरी जनता तैयार है आपके विरोध में, तो आप ही किस रामराज की बात करना चाहते हैं? और मैं अगर शास्त्रों की बात किया जाए तो 4 राम की परिकल्पना है। एक राम दशरथ के बेटे, एक राम घटघट में व्यापा, एक राम लेटा है,
तो किस राम की बात करना चाहते हैं? जो सबके अंदर राम है, उस राम की परिकल्पना करना चाहते हैं कि जो राजा दशरथ का बेटा राम था, उस श्री रामचंद्र जी की बात करना चाहते हैं। अभी तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे थे कि 2014 के पहले इनको राम का नाम नहीं याद आ रहा था, वहाँ पे कॉरिडोर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनने का था, और ऐसे ही बातें बोल रहे थे। देखिए जो अगर धर्म की बात किया जाए तो सबसे बड़ा धर्म बौद्धिक धर्म और सनातनी धर्म की बात हम लोग करेंगे, लेकिन जहाँ तक बात किया जाए राम की, तो जो घट घट में व्यापा जो राम है, उस राम को कब देखोगे? उस राम के बारे में कब सोचोगे? ये चंद लोगों को छोड़कर, इन चंद लोगों को छोड़कर कब उस जनता के बारे में सोचोगे जो जनता ने वोट करके आपको जिताने का काम किया था? आज बेरोजगारी के कगार पर जो युवा आ गए हैं, उसका कब सुनेंगे आप? किसान आज सड़कों पर हैं, जिसे लोग कहते हैं किसान ही भारत की संस्कृति को बदलने वाला लोग है। किसान का बेटा ही सैनिक में जाता है, किसान का बेटा ही आर्मी में जाता है, और उस किसान के बेटे के साथ अन्याय क्यों हो रही है? 4 साल की नौकरियां देकर आप उसके साथ धोखा कर रहे हैं। किसान अपने बेटे को इसलिए पढ़ाता है ताकि वह बढ़े, ताकि उसके आने वाला कल सुधर सके। 25% तो जाएंगे आगे ना। आरक्षण के मुद्दे पर बात क्यों नहीं करना चाहते हैं आप? आरक्षण के बारे में क्यों नहीं बोलना चाहते हैं? 69,000 भर्तियों के बारे में क्यों नहीं पूछना चाहते हैं आप हमसे? उन लोगों से जब बात करते हैं, जब इनकी सरकार नहीं रहती तब तो इस पे बात नहीं करते हैं जनगणना पे, जब सरकार नहीं है तो जनगणना पे बात कर रहे हैं समाजवादी। देखिए जातीय जनगणना की बात, देखिए समाजवादियों ने बहुत पहले ही लगाया था नारा, उस गाने के साथ, उस स्लोगन के साथ मैं अपनी बात को पूरा करूंगा। जिसमें समता की चाह नहीं, वो बढ़िया इंसान नहीं, बिन समता समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और बेकारी, जो खेतों में काम करेगा वह खेतों का मालिक होगा। सोशलिस्टों ने बाधी घाट 100 में 70, पिछड़े पाए 100 में 60। दूसरी तरफ उसने नारा लगाया, समाजवादियों ने नारा लगाया है कि शिक्षा पर उन्होंने नारा लगाया है कि शिक्षा में जो बजट बने, बजट का 10वां हिस्सा हो। शिक्षा में जो बजट बने, बजट का 10वां हिस्सा हो, जो बजट का 10वां हिस्सा हो। जो सरकार शिक्षा दे न सकी वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। दूसरी तरफ सोशलिस्टों ने कहा है कि 100 में 90 भाग हमारा है। उन्होंने कहा 100 में 90 हम हैं, तो उसने 90 का लाइन लगाया कि 100 में 90 पिछड़े या दलित हैं। तो उन्होंने कहा 100 में 90 ओबीसी हैं, पीडीए हैं, ठीक पीडीए हैं, और 90 जन और जो जमीन है, जन भाग जो है, उसमें 90 भाग हमारा है, ठीक है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि जो शिक्षा की बात हमने कहा था, टाटा बिरला और अडानी, शिक्षा पर उन्होंने कहा टाटा बिरला और अडानी राष्ट्रपति का बेटा हो चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। उन्होंने कहा सबको सर्व शिक्षा अभियान के तहत सबको एक शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि कंपटीशन बराबरी का हो सके, ताकि एक गरीब का बच्चा भी MBBS डॉक्टर बन सके, एक गरीब का बच्चा भी राष्ट्रपति बन सके। इसलिए सबको शिक्षा एक समान मिलनी चाहिए। पर प्राथमिक विद्यालयों में हम जाते हैं, वहाँ पे तो टीचर ही नहीं है, 2 टीचर, 1 टीचर पूरे विद्यालय को चला रहे हैं। देखिए इनकी जो व्यवस्थाएं देखिए हम लोग परिवर्तन, देखिए बहुत पहले से हम लोग परिवर्तन शिक्षा पर किया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने शिक्षा अभियान जब चलाई थी, उन्होंने विद्यालयों को सुनिश्चित ढंग से बनाने का काम किया था और रोजगार भी देने का उन्होंने काम किया था, ताकि लोगों को रोजगार भी मिल सके और शिक्षा की पटल के बताया। जैसे कि हमने बहुत बड़ी पढ़ाई है MBBS की पढ़ाई, आज गरीब का बच्चा भी MBBS कर पा रहा आसानी से। उसका मुख्य कारण था जब सरकार में, जब अखिलेश यादव जी आए, माननीय अखिलेश यादव जी जब सरकार में आए तो उन्होंने 550 सीटों को सीधे 1200 सीटों में कन्वर्ट कर दिया और बहुत से मेडिकल कॉलेजों को उन्होंने बनवाया और वादा भी किया। आज बनी हुई मेडिकल कॉलेज उसको चालू करने का काम ये लोग नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे उनका मुख्य उद्देश्य ये है कि अगर ये चालू हो जाएगी तो ये सरकार अखिलेश यादव के नाम से जानी जाएगी। आज सीना तान के सदन में बोलने वाले वही राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। सदन में चाप के बोलते हैं कि जो आगरा एक्सप्रेसवे और जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवाने का काम उन्होंने किया था, 10 साल पहले भी उन्होंने तान के सीना बोला था, आज भी उसी रोड पर चलने की बात करते हैं कि आप एक बार चल लीजिए, एक बार चल लीजिए, आपका मूड भी बदल जाएगा, समाजवादी साइकिल की तरफ आपके रुख हो जाएगा और आप भी समाजवादी हो जाएंगे। क्योंकि समाजवादी चाहते हैं, लोक कल्याण की बात करना चाहते हैं, जनता के हितों की बात करना चाहते हैं, इसलिए समाजवाद चाहिए। समाजवादी वोट इसलिए मांगना चाहते हैं ताकि समाजवाद खड़ा हो सके। जो हमने नारे अभी लगाया था, जिसमें समता की चाह नहीं, उनमें बढ़िया इंसान नहीं, वो आज समाजवाद चाहते हैं। इसीलिए हम उन सपूतों को नमन भी करना चाहता है, सदैव नेताजी को नमन करना चाहता हूँ। लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? हम चाहूँगा कि समता की विश्वास रखने वाले लोग आज PDA की नारा लगाते हुए, आज समाजवादी साइकिल पर मिर्जापुर के लोग नारा लगाते हुए साइकिल की बटन दबाएं, ताकि रमेश बिंद भारी मतों से जीतकर इस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जाएं और आपकी बातों को वहां मजबूती से रखने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।